कि जो सुरमा वगैरह है वो पुराने टाइम में तो कहते थे टेम्पररी कूलनेस देता है सुरमा, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान करता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज टेम्पररी लगाने हैं तो 4 घंटे 5 घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि पेशेंट लगा के रखता है, सो भी उसके साथ जाता है, वो फिर डैमेज करते हैं। अगर बच्चा टाइम पे पकड़ा जाए और वो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण स्क्विंट हो रहा है तो कई बार एक्सरसाइजेस करके चश्मा लगा के भी ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि एक आंख से 4 व्यक्तियों की आंखों को रोशनी मिल सकती है, तो अगर एक आंख है तो 2 आंखें हैं तो 8 लोगों को। हाँ, प्रेफरेबली। देखिए फीमेल्स के अंदर ERM ज़्यादा होती है जो रेटिना की प्रॉब्लम्स है। अच्छा। मेल्स में CSR ज़्यादा होता है। दांत गए थे स्वाद गया थे, नजर गई थे जहान गया। यानी नजर की अहमियत को हर भाषा में बहुत सलीके से समझाया गया है, बताया गया है। ये नजरें 4 भी होती हैं और कई बार ये जब 4 हो जाएं तो फिर अगर 4 नजर आने लगे तो फिर कहना पड़ता है कि अब आप नजर अपनी चेक करवा लीजिए। आज हम नजर के बारे में ही बात करेंगे और नजर के बारे में और नजर से हासिल होने वाले नज़ारों के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष सूद जी। आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब कि आंखों और रोशनी से जुड़े हुए सारे मसले ये हल करते हैं। डॉक्टर साहब, सब बहुत बहुत स्वागत पहले तो स्टूडियोज में। आज हम नज़र के बारे में बात करें तो नज़र के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है और जोक्स भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो अब ये है कि नज़र तो बचपन से शुरू हो जाती है और जब तक हम रहते हैं तब तक हमारे साथ रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप, क्योंकि आपने सब स्टडी किया, देखा है, किस उम्र में ज़्यादातर नज़र के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं? वैसे तो नज़र से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे बच्चों में भी आ सकती हैं, न्यूबॉर्न्स में भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स आफ्टर द एज ऑफ 40 और जिन लोगों का हेल्थ स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या थायराइड है, उन लोगों में ज़्यादा आती हैं। और ये तो आजकल है ही है, लाइफस्टाइल ही बन जाता है ऑलमोस्ट। जी। अब जैसे आपने कहा कि बचपन से भी हो सकती हैं, तो आजकल हमारे जो छोटे छोटे नौजवान हैं वो मोबाइल और ये स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा, उन पे टाइम बढ़ गया, ख़ास तौर पे जब हम कोरोना के टाइम से गुजर के आए हैं तो सारा काम ही ऑनलाइन हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों को नज़र के साथ जो उनका वास्ता है और ख़ास तौर से मोबाइल के साथ, वो ठीक है या कि उसको थोड़ा नियंत्रित करने की ज़रूरत है? जो बच्चे हैं उनका आजकल मोस्टली काम मोबाइल पे है, वो फ़ोन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और होमवर्क हो गया या स्क्रीन टाइम हो गया बहुत बड़ा हुआ है। इसके कारण उनको प्रॉब्लम्स तो आती हैं जी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक दे आर इग्नोर्ड। पेरेंट्स यूजुअली फ़ोन दे देते हैं अपना शांति के लिए कि बच्चा बार बार तंग करेगा, लेकिन वो गलत है। अल्टीमेटली नुकसान इसमें बच्चे का होता है। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम करवाना है, इट शुड बी ऑन टीवी और कंप्यूटर। अच्छा, फोन के लिए वो थोड़ा ज्यादा हजारस हो जाता है। प्लस स्कूल के अंदर स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं जब हम लोग लगाते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से, तो उसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं, मतलब 100 बच्चे देखे तो 20 ऐसे होते हैं इनको रिफ्रैक्टिव एरर होता है और बच्चा बता नहीं सकता क्योंकि उसका डिस्टेंस हर टाइम पे चेक नहीं होता। अच्छा। तो जब वो क्लास बड़ी होती है, रोटेशन शुरू होती है, पीछे जाते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं नजर आता है, देन वी गेट टू नो कि इसका काफी, और तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। और अभी हमारा जैसे नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल ब्लाइंडनेस डे चल रहा है, सो सब जैसे अभी आई डोनेशन फोर्टनाइट भी चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? कैसे? इसमें हम लोग अपने सिविल हॉस्पिटल के नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के डिपार्टमेंट के साथ और रोटरी क्लब ऑफ हेल्पिंग हैंड्स जलंधर के साथ मिलके प्रमोशंस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 7 सितंबर को साइक्लोथॉन रखी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, आए लोग अपनी आंखों को डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशंस करें। अच्छा। और उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। उसमें हम लोगों को ये भी बताएंगे कि आंखों की सेफ्टी कैसे रखनी है, इनको रिजुविनेटेड कैसे रखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक आजकल ड्राइनेस की बड़ी समस्या नजर आ रही है। कोविड के बाद तो काफी बढ़ गई है, क्योंकि कोविड के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कम हो गई हैं और फोन एक्सपोजर काफी ज्यादा हो गया। तो उसमें ये है कि एक तो स्प्लैशेस नहीं मारने चाहिए आंखों में। अच्छा, नहीं मारने चाहिए? नहीं, क्यों? बिकॉज टैप वाटर कंटेन्स क्लोरीन, इट इज हैजार्डस। अच्छा। और लुब्रिकेंट्स यूज करने चाहिए
फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर आईज चेक बाय प्रोफेशनल। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो देख के बताएं। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे फोन का यूजेज कम हो जाए, और जो हम लोग एसी वगैरह को तो चलो आजकल नहीं अवॉइड कर सकते कि लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। अगर रीडिंग करनी है, शुड बी ऑन अ कंप्यूटर नॉट ऑन अ फोन। अवॉइड फोन्स, बड़ी स्क्रीन पे रहें। बड़ी स्क्रीन पे, जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना आपका स्ट्रेस और फोकस अच्छा रहता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होम रेमेडीज के तौर पे कहते हैं कि आंखों में शहद डाल लो, प्याज का रस डाल लो, या फिर वो बसेस में आते हैं बेचने वाले कि ये सुरमा डाल लो तो आपकी नज़र जो बहुत तेज हो जाएगी। इसमें कोई सच्चाई है, मेडिकली प्रूव्ड है, या कि ये सिर्फ कहने की बात है? प्याज का रस डालने से आंसू तो आते ही हैं, कम से कम क्लीनिंग तो करेगा। रोने का दिल करे तो डाल लो। बाकी जो सुरमा वगैरह है वो पुराने टाइम में तो कहते थे टेम्पररी कूलनेस देता है सुरमा, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान करता है। तो एक आम इंसान को जिसकी आंखें सही हैं उसको कब कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? एटलीस्ट जो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट भी है उसको साल में एक बार तो चेक करवा लेना चाहिए। अच्छा। बच्चों को आप अगर चश्मा है तो आपका थोड़ा रिजीम बन जाता है कि 3 मंथ्स पे दिखाते रहें ताकि नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और जो अबव द एज ऑफ 40 है, अगर हेल्थ स्टेटस कॉम्प्रोमाइज है तो ट्वाइस अ ईयर दिखाते रहना चाहिए। और एक बच्चों में देखा गया बचपन में कई लोगों को होता है वो पैंकापन जो होता है, तो वो उसका कोई रेमेडी मेडिसिन ही है या कोई एक्सरसाइज या कुछ ऐसा भी रहता है? दैट डिपेंड्स। अगर बच्चा टाइम पे पकड़ा जाए और वो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण स्क्विंट हो रहा है तो कई बार एक्सरसाइजेस करके चश्मा लगा के भी ठीक हो जाता है। अच्छा जी। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 18 उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर सर्जरी ही करनी पड़ती है। तो अगेन इसीलिए बार बार चेक करवाना बच्चों को काफी जरूरी है। तो अब आए अगर मेडिकल प्रोसीजर्स की तरफ, तो आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब मोटे तौर पे देखा जाता है कि चिट्टा मोतिया और काला मोतिया, तो ये क्या है और इसका क्या, किसको होता है, ये किसको डर होता है? काला मोतिया मोस्टली ऐसे है कि जी ऑप्टिक नर्व का डैमेज होता है। अच्छा जी। इसमें जो लॉस ऑफ विजन होता है वो परमानेंट होता है एंड इट रन्स इन द फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसीलिए हेरिडिटरी है। अच्छा। इसके अंदर क्या है कि और भी कॉजेज हैं, लेकिन मेन कॉज है हेरिडिटरी। ट्रॉमा के कारण हो सकता है, किसी दवाई के कारण हो सकता है, पोस्ट सर्जरी हो सकता है। लेकिन इसमें ये है कि जब पेशेंट चेक करवाने जाता है तो उसमें डायग्नोस होता है और इसका ट्रीटमेंट अर्ली शुरू करना जरूरी होता है। जो सफेद मोतिया है वो आपका जो नेचुरल लेंस है आंख के अंदर वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो विद एज वाइट हो जाता है, इसलिए उसको सफेद कहते हैं। एंड इट लुक्स लाइक अ पर्ल, इसलिए मोतिया साथ में जोड़ा गया वर्ड। तो ये तो इजीली ट्रीटेबल चीज है, जब भी हो जाए उसके अंदर आप जाइए अपने प्रोफेशनल के पास, डॉक्टर के पास। अगर जरूरत पड़ेगी तो चश्मा लगाएंगे, अगर नहीं चश्मे से काम चलेगा तो फिर वो सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल लेंस आंख में डाल देंगे। आपकी विजुअल रिकवरी उससे जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी हो जाती है। एक और है कि हम लोग आम तौर पे सुनते हैं कि जी मेरी नज़र तो 6x6 है, या आर्मी में अगर कहीं जाना है कहीं सिलेक्शन के लिए तो वहाँ पे 6x6 होनी चाहिए। ये 6x6 क्या चीज़ है और इसका क्या स्टैंडर्ड है, ये क्या है? ये 6x6 स्नेल्स चार्ट के अंदर रीडिंग होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का विजुअल एक्विटी कितनी है। 66x6 का मतलब है कि 60 मीटर पे आपको एक वर्ड प्रॉपर क्लियरली नजर आ रहा है। अगर किसी की विजन 6x6 नहीं है, 612 है, 624 है, 636 है, तो हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव एरर दे के चश्मा लगा के ठीक करने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, अगर चश्मा नहीं लगाना तो उसको न्यूट्रल करने का, पेशेंट को इमेट्रोपिक करने का। लेकिन अगर वो सब कुछ करके भी ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसको रूल आउट करके ट्रीट करना जरूरी होता है। अब उसी पे आते हैं, जब आपने बात छेड़ी है चश्मे की, तो चश्मा भी है और आज की डेट में हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं। तो आपके हिसाब से बेटर क्या है? कॉन्टैक्ट लेंसेज टेम्परेरी लगाने हैं तो 4 घंटे 5 घंटे के लिए तो ठीक है, लेकिन कई बारी क्या होता है कि पेशेंट लगा के रखता है, सो भी उसके साथ जाता है, वो फिर डैमेज करते हैं। तो अगर आपने चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज के बीच में कुछ चूज करना, सो इट इज बेटर कि आप चश्मा लगाइए। और आजकल तो वो फैशन के लिए भी कुछ लेंसेज आ गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, लोग लगाते हैं जो कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, अपने आईज का कलर चेंज करने के लिए लगाते हैं। वही सेम रूल अप्लाइज कि अगर लगाना है तो आप 3-4 घंटे के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि लगा के छोड़ ही दिया। प्रोलॉन्ग जो है वो, प्रोलॉन्ग यूज इज बैड। अब आते हैं जो ट्रीटमेंट हमारे पास, जैसे आपने कहे हैं, तो एक नॉर्मल आजकल तो कैंप भी बहुत सारे लगते हैं, तो
जो ये आइज की प्रॉब्लम है अगर डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद किस किस तरह के प्रोसीजर्स ऑपरेशंस के तौर पे आप सजेस्ट करते हैं कि होते हैं? दैट डिपेंड्स की प्रॉब्लम क्या डिटेक्ट हो रही है। जैसे किसी को अगर ग्लोकोमा है, काला मोतिया, ठीक है, तो इट कुड बी ट्रीटेड मेडिकली। अगर मेडिसिन से प्रेशर आंखों का नॉर्मल नहीं हो रहा तो हम सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को। अच्छा, अगर सफेद मोतिया है तो उसमें लेंस डालने होते हैं। अगर बहुत कम में भी आजकल सुना वो लेजर सर्जरी कुछ ऐसा भी आ गया क्या? वो इसमें है बेसिकली इट्स अ फेको प्रोसीजर जो हम लोग सफेद मोती में यूज करते हैं। उससे हम लोग इट्स अ प्रोब जो अंदर जाके आपके नेचुरल लेंस को लिक्विफाई करके सक कर लेता है और आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे बैठा रहता है। अच्छा, तो आपका विजुअल ठीक हो जाता है। बाकी जो मेन लेजर प्रोसीजर्स हैं वो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में है। जैसे किसी का नंबर 6.5 है, 7 है, 5 है और उसको चश्मा उतरवाना है, तो लेसिक लेजर प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम लोग उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। नंबर आपका 7 से 0 पे ला सकते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है या किसी खास एज? प्रेफरेबली बिफोर द एज ऑफ 40। जितना यंग पेशेंट है उतने अच्छे रिजल्ट्स हैं और उतनी फास्ट रिकवरी है। अगर कोई मान लो 50 की एज पे आके करवाना चाहता तो फिर उसको 5-6 साल में कैटरेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग बेटर करते हैं कि उसको जब हो जाए तब आप आर्टिफिशियल लेंस डालोगे तो भी तो चश्मा उतर ही जाए। फिर लेसिक इज नॉट एडवाइज्ड। आप जैसे आपने बताया कि आप एक साइक्लोथॉन भी कर रहे हैं फॉर द अवेयरनेस के लोग ऑर्गन डोनेशन की तरफ, आई डोनेशन की तरफ। आई डोनेशन का मतलब एक आम व्यक्ति के हिसाब से कि एक व्यक्ति जो जिसके अंदर अब प्राण नहीं है उसकी बॉडी से आंख निकाल के वो दूसरी में लगा दी, यही होता है या कुछ? जो आपकी आंख है इसके अंदर सिर्फ एक ही हिस्सा है जो कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, कि आपके यहाँ से निकाल के आंख सिर्फ कॉर्निया जो काला वाला हिस्सा आगे का, उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो एक पेशेंट का कॉर्निया 2-3-4 लोगों को अलग अलग काम आ सकता है। अच्छा, सो इफ वन पेशेंट डोनेट्स आई, दैट पेशेंट कैन सेव 4 different patients' eyesight. So it is a good thing if you people donate eye. हम लोग 7 सितंबर मॉर्निंग में साइक्लोथॉन कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब हेल्पिंग हैंड्स जलंधर एंड सिविल हॉस्पिटल, और उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशंस भी करेंगे। सो इफ एनीवन इज विलिंग दे कैन कम एंड जॉइन अस। हम लोग आप साइक्लोथॉन के लिए बुला रहे हैं या कि आंखें डोनेट करने के लिए बुला रहे हैं? दोनों के लिए हम दोनों के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, एक ये है कि आई डोनेशन का जहाँ पे आता है वहाँ पे देखा गया कि जैसे मैंने आई डोनेशन का वो फॉर्म फिल कर दिया, साइन कर दिया, लेकिन डेथ होने के बाद घर वाले जो हैं वो एक नोशन बनी है कि नहीं हमने नहीं करवाना। या इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जितनी भी डोनेट होती हैं आईज मोस्टली जब पहले तो कॉल ही नहीं आती कि डेथ हो गई है तो आप आइए। अगर आती है तो वहां पे कोई ना कोई रिलेटिव रहता है जो कि चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ना किया जाए, ना करा जाए, बट इट इज सेंसिबल कि अगर कोई विलिंगली आगे बोले कि हाँ जी हमारे घर में फलाने बंदे की डेथ हो गई है, इसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और आप प्लीज आके अपना डोनेशन वाला काम जो है प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू सोसाइटी। तो जैसा आपने बताया कि एक आंख से 4 व्यक्तियों की आंखों को रोशनी मिल सकती है, तो अगर एक आंख है तो 2 आंखें हैं तो 8 लोगों को, हाँ प्रेफरेबली, यानी एक व्यक्ति मरने के बाद दोनों आंखें डोनेट करके 8 लोगों की रोशनी देने की ताकत रखता है। That's great thing. अब वही बात आती है कि अब कैसे समझाएं लोगों को कि आई डोनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए, इससे किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसके बारे में आप अवेयर कैसे करते हैं, आप कैसे उसको काउंसिल कैसे करते हैं? इसके लिए यूजुअली हम लोग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देते हैं, अवेयरनेस सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कैंप्स भी लगाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशंस के लिए जो लोग आएंगे उनको हम लोग वर्बली बता के समझाएंगे भी, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ हर बंदे का अपना एक मेंटल स्टेटस होता है तो वहाँ पे हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, वो विलिंग ही होना चाहिए। अच्छा, हमने बहुत सारी बातें की, इसमें आई डोनेट अगर किसी ने कर दिया तो कितने समय में आप उसकी आंखें मतलब ले सकते हैं? इसका कोई टाइम फ्रेम भी रहता है? एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हम लोगों को बुला लिया जाए, क्योंकि अगर वो ड्राई होगी, कॉर्निया डैमेज हो गया, देन इट इज ऑफ नो यूज। अच्छा, फिर उसको करके भी कोई फायदा नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा अगर बात करें तो हमने बच्चों के बारे में बात की, क्या मेल और फीमेल में भी इसका कोई डिफरेंस है कि आंखों की प्रॉब्लम्स मेल को ज्यादा या फीमेल को कम? नहीं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, वो भी लेटर स्टेज पे, जैसे कि फीमेल्स के अंदर ERM ज्यादा होती है जो रेटिना की प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मेल्स में CSR ज्यादा होता है प्रोपोर्शनेटली,
ऐसा नहीं है कि फीमेल को हो नहीं सकता, लेकिन मेल्स को क्योंकि हार्मोन्स डिफरेंट है बॉडी का, तो उनको अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, रिफ्रैक्टिव एरर्स दोनों को हो सकते हैं, कैटरेक्ट दोनों को होता है, ग्लूकोमा दोनों को हो सकता है। जो मेजर ट्रीटेबल चीजें हैं वो सबको होती हैं। कोई जैसे आजकल वो कहते हैं कि होम रेमेडी काइंड, कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए हम, अगर हमारी आंखें ड्राई हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका कुछ कर पाए हम लोग अपने घर पे बैठे हुए? स्क्रीन टाइम अवॉइड करें जितना कम से कम हो। जॉब टाइम पे हैं तो उसमें, हाँ अब ऐसा है कि जॉब भी आजकल ज्यादातर स्क्रीन वाली है, तो लुब्रिकेंट रखें साथ में, आई लुब्रिकेंट, कीप योर आईज लुब्रिकेटेड। तो आपने कहा कि पानी के छींटे तो नहीं मारने क्योंकि उसमें क्लोरीन रहती है, वो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड आते हैं लुब्रिकेंट्स, वो आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे, दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, वो आपको आराम से मिल जाते हैं। आप टाइम टू टाइम दिन में 4 या 5 बार लुब्रिकेंट्स डाल के अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। और वो डाल के आंखें बंद करके थोड़ी देर आंखें बंद करें, फिर वापस स्क्रीन पे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी आज डॉक्टर साहब की बातें सुन के बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और आगे भी हम आपकी जो समस्याएं हैं आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं और उनके बारे में हम फिर से डॉक्टर साहब को बुला के इसी तरह से एक सेशन और कर सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आपके लिए कमेंट खुले हैं, आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपसे वादा लेते हैं कि आप फिर भी आते रहेंगे। हाँ श्योर सर, एनी टाइम। बहुत शुक्रिया।